So, welcome everyone to yet another amazing session on CA Final Financial Reporting, and I hope हमारा audio is absolutely amazing, right? तो मैं क्या कह रहा था, सुनो तो सही। कल अपन ने बैच की कर दी बढ़िया शुरुआत। आज अपन करने वाले ये एक प्यारा प्यारा मीठा मीठा इंडेक्स, जिसका नाम मैंने क्या रखा है, प्यार से मैंने नहीं रखा है, ठीक है, मैंने नहीं रखा है, सॉरी। इसका नाम है इंडेक्स 16 PPE। पे 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 पी पी ई हाँ, पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अपन ये इंडेक्स आज शुरू करेंगे, ठीक है, मजा आएगा। ये इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है भाई, कभी भी ये प्रकट हो सकता है, और ये इंडेक्स अच्छे से करने से आपके आगे के 2 से 3 इंडेक्स शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो करते क्या शुरुआत गाइस, करते शुरुआत। अच्छा, मैं बता दूं, मैं जब भी अभी से कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं एक चार्ट बना के लेकर आता हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है अपने को, डेफिनेशन है, रिकग्निशन है, मेजरमेंट है। ये चार्ट का बेटर यूजेज, स्टार्टिंग में मजा नहीं आता है इसका। जब आप चैप्टर पूरा पढ़ लोगे ना, पूरा पढ़ने के बाद जब रिवाइज वगैरह करोगे तभी काम आता है कि चैप्टर में था क्या, अब उसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो भी मैं मार्क करके आता हूं। तुम समझ रहे हो? तो वो सब तुम्हारे लिए मैंने करके रखा है। ये चार्ट तुमको बोर्ड नोट्स के अंदर मिल जाएगा। तुम इफ यू विश टू कॉपी दिस इन नोटबुक तो जगह छोड़ दिया करो, क्लास के बाद जब बोर्ड नोट्स डालूंगा तो कॉपी कर लिया करो। अगर कॉपी नहीं भी करोगे, प्रिंट ले लोगे तो भी चल जाएगा इसका, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर के बोर्ड नोट्स है उसके स्टार्टिंग में आपको चार्ट दिखा दूंगा मैं, ठीक है। चलो तो शुरू करेंगे गाइज। आर यू रेडी गाइज? आर यू रेडी गाइज? यस, चलो शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से वी शुड स्टार्ट। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन इंडेक्स 16 इन 3 2 1 एंड गो। सबसे पहला इंडेक्स 16 नाम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। पहला पॉइंट है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में क्या बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। वो बोलता है डेफिनेशन, सबसे पहले किसका डेफिनेशन डिस्कस किया है? वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ पीपी। अब ये पीपी का मतलब क्या होता है पहले वो बताने का ट्राई करता है। तो एक बार डेफिनेशन पे आ जाओ। वो बोलता है दीज आर टेंजिबल आइटम्स, ठीक है। तुमको पता ना व्हाट इज टेंजिबल इंटेंजिबल, है ना, वो फील कर सकता है, ये ऐसा टेंजिबल है ना। हेल्ड फॉर यूज, मतलब अगर आप उसको यूज करने वाले हो तो ही 16 में आना। क्या करने वाले हो? तो यूज करने वाले हो तो ही इंडेक्स 16 में आना। हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए। सर बेचने वाले तो कहां जाएंगे? अगर बेचने वाले हो, बेचना आपका बिजनेस है तो इन्वेंट्री में जाएंगे, वो सब बातें बाद में। अभी अपन यूज करने का प्लान कर रहे हैं। कहां यूज करेंगे सर? कहां यूज करेंगे सर? इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जैसे अभी मैं आपको सर्विस सप्लाई कर रहा हूं, तो सर्विस सप्लाई करने में क्या यूज कर रहा हूं मैं? आईपैड यूज कर रहा हूं, कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, कैमरा यूज कर रहा हूं, बराबर। तो ये मेरे लिए हेल्ड फॉर यूज हो गए सारे पीपी, बिकॉज आई एम हेल्डिंग इट फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां मेरे केस में गुड्स नहीं है, यहां मेरे केस में सर्विस है। कुछ कंपनी के केस में गुड्स भी हो सकता है, ठीक है। हेल्ड फॉर यूज इन रेंटल टू अदर्स। सपोज है ना, मैं एक कार गराज का मालिक हूं, तो मेरा धंधा क्या है, मैं सबको कार रेंट पे देता हूं, ठीक है, मेरा बिजनेस है ये। हेल्ड फॉर यूज इन रेंटल टू अदर्स। जैसे होता है ना, आपने देखा रहेगा बहुत ऐसे टैक्सी ड्राइवर्स जो होते हैं, उनकी खुद की टैक्सी नहीं होती है, वो किसी मालिक से लेते हैं टैक्सी डेली बेसिस पे, है ना। तो वो जो ओनर होता है ना, मालिक बहुत सारे टैक्सीज का, उसके लिए वो सारी टैक्सीज पीपी हो गई। क्यों? हेल्ड फॉर यूज इन रेंटल टू अदर्स। उसके अलावा हेल्ड फॉर यूज फॉर एडमिन पर्पस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिन पर्पस? सपोज मैंने एक स्टाफ रखा मेरे पास, वो स्टाफ क्या करता है? वो स्टाफ आपका जो एडमिशन है उसका प्रोसेसिंग करता है। तो वो स्टाफ जो पीसी यूज करता है, कंप्यूटर यूज करता है, लैपटॉप यूज करता है, उसको बोलते हैं फॉर एडमिन पर्पस। तुम समझ रहे हो? तो अगर ऐसा कोई भी एसेट प्रोडक्शन सप्लाई में यूज हो रहा है, या रेंटल में यूज हो रहा है, या फिर एडमिन पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी इंडेक्स 16 पीपीई। एंड ऑफ कोर्स इट शुड बी एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 पीरियड। देखो, कभी भी किसी चीज का यूज केस मोर देन 1 ईयर होगा तभी तो वो एसेट बनेगा ना। सपोज अभी मेरे पास एक मार्कर है, ये मार्कर का अगर यूज केस लेस देन 1 ईयर है तो ये मेरे लिए प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, ये एसेट नहीं हुआ। ये स्टेशनरी बोल के एक्सपेंस आउट कर देते हैं अपन। लेकिन यही जो एप्पल की पेंसिल है, ये जो एप्पल की पेंसिल है भाई, ये महंगी आती है, समझ रहे हो तुम। तो इसका यूज केस 2 3 4 साल है कम से कम। तो दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 ईयर, तो ये एसेट हो गया मेरे लिए। तुम समझ रहे हो? एक्सपेंस और एसेट में यही फर्क होता है। कोई भी एक्सपेंस का बेनिफिट मिलता है 1 साल तक, एसेट का बेनिफिट मिलता है मोर देन 1 पीरियड। तुम समझ रहे हो क्या? यस सर। तो ये था आपका पीपी का डेफिनेशन। अच्छा, ध्यान रखना, सुबह सुबह जब आते हो तो अटेंशन 100%। ये नहीं कि सर हल्की सी नींद मिल जाती तो मजा आ जाती। सर भाई साहब, सुबह मस्त नहा धो के एकदम गरम गरम चाय मुंह पे मार के बैठने का, ठीक है। नींद आ रहा तो गरम चाय ऐसा लेने का, मुंह पे मारने का। हाँ, वेरी गुड। चलो ध्यान दो, इधर हो गया पीपी। अब ये पीपी का डेफिनेशन था। अब एक और डेफिनेशन डिस्कस्ड है आपके केस में, एंड दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ बेरर प्लांट्स। दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ बेरर प्लांट। अब ये बेरर प्लांट क्या होता है समझने का ट्राई करते हैं, आ जाओ। तो इसके लिए अपन लिखेंगे फटाफट से, आ जाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेरर प्लांट्स? पहले मैं आपको हेडिंग दे देता हूं,
बेरर प्लांट्स। नाउ इसका सोर्स कहां से होता है समझाने का ट्राई करता हूं मैं आपको। देयर इज समथिंग नोन एज बायोलॉजिकल एसेट्स। देयर इज समथिंग नोन एज बायोलॉजिकल एसेट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स? ये बायोलॉजिकल एसेट्स एक्चुअली पता है कहां कवर्ड है? ये कवर्ड है इंडेस 41 एग्रीकल्चर के अंदर। कहां कवर्ड है? इंडेस 41 एग्रीकल्चर के अंदर कवर्ड है। खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स? तो बायोलॉजिकल एसेट्स के अंदर दो चीजें कवर्ड है। एक है लिविंग प्लांट्स और दूसरा है जो अपन सब लोग हैं। सर हम लोग सब लोग हैं? अरे एनिमल्स। अपने घर वालों के लिए अपन तो यही है ना, समझ रहे हो? घर वालों के लिए एनिमल है, रोज गाली खाते हैं। हाँ, तो बायोलॉजिकल एसेट का मतलब क्या है? या तो लिविंग प्लांट्स या फिर एनिमल्स। अगर आपके एग्रीकल्चर में इसमें से कोई भी कुछ है तो उसको हम बायोलॉजिकल एसेट कहते हैं, ठीक है। अब लिविंग प्लांट्स के दो बाइफर्केशन होता है, ठीक है। एक होता है बेरर प्लांट, एक होता है बेरर प्लांट और एक होता है नॉन बेरर प्लांट। नॉन बेरर प्लांट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेरर प्लांट? बेरर प्लांट मतलब ऐसा प्लांट होता है जिसका लाइफ इज मोर देन 1 ईयर, ऐसा समझ लो। आसान भाषा में समझाऊं तो जिसका लाइफ इज मोर देन 1 ईयर, उसको बोलते हैं बेरर प्लांट। सर एग्जांपल दो। अरे तुम मुझे दो ना कोई ऐसा एग्जांपल, कोई ऐसा एग्जांपल जिसका लाइफ मोर देन 1 ईयर है, ऐसा प्लांट। वेरी गुड, मैंगो ट्री। अरे आ गया आम का मौसम। हाँ, रसिया नहीं, ठीक है सुन लो। एग्जाम्पल मैंगो ट्री। तो स्टैंडर्ड बोलता है अगर ऐसा कोई भी प्लांट है जिसका लाइफ मोर देन 1 ईयर है तो ये प्लांट को हम बोलेंगे बेरर प्लांट। और ये बेरर प्लांट कहां कवर रहेगा? ये इंडेक्स 16 में कवर हो जाएगा, है ना। कोकोनट ट्री भी हो सकता है, गुड गुड आंसर, कोकोनट ट्री हो सकता है। बाकी तुम अभी पूरा सब्जी मंडी मत खुल के बैठना, एलोवेरा ये वो सब सब खुल के बैठोगे अभी। एनीवेज तुम समझ गया ना, ठीक है। तो मैंगो ट्री को बोलते हैं बेरर प्लांट। तो ये अब ये इंडिया 16 में क्यों कवर्ड है? वाई इज दिस कवर्ड इन इंडिया 16? समझने का ट्राई करते हैं। जैसे किसी भी कंपनी के लिए एक मशीन होती है, सपोज फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो मार्कर बनाती है, तो उसके लिए जो मार्कर बनाने वाली मशीन है वो क्या हो जाएगी? वो मार्कर बनाने वाली मशीन उसके लिए पीपी हो जाती है। सिमिलरली फार्मर के लिए ये जो मैंगो ट्री है ये एक मशीन की तरह ही है। क्यों? हमको नॉर्मली मशीन से क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तो मैं बोलूं फार्मर को भी तो मैंगो ट्री से हर साल मैंगोस मिल रहा है ना। फार्मर को भी हर साल मैंगो ट्री से क्या मिल रहा है? मैंगोस। तो जैसे किसी नॉर्मल कंपनी के लिए मशीन से प्रोडक्शन करने के बाद उनको आउटपुट मिलता है, वैसे फार्मर के लिए मैंगो ट्री से उसको हर साल आउटपुट मिलता है। वो पानी देगा, वो उसका ख्याल रखेगा तो उसको आउटपुट मिलेगा ना। तो फार्मर के लिए ये उसकी मशीन की तरह ही तो हुआ, और क्या हुआ? बराबर तो मैं लिख देता हूं, फॉर फार्मर, फार्मर के लिए ये एक मशीन की तरह ही तो हुआ, क्योंकि इस मशीन से उसको एवरी ईयर क्या आउटपुट मिलेगा? आउटपुट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ मैंगो। तुम समझ रहे हो? ध्यान रखना, यहां मैंगो कवर्ड नहीं है। देखो मैंगो इज नॉट योर पीपी, मैंगो ट्री इज योर पीपी। जैसे ये जो मार्कर है, ये मार्कर मेरा पीपी नहीं है, मार्कर बनाने वाली मशीन मेरा पीपी है। सिमिलरली फार्मर के लिए मशीन जो मैंगो ट्री है ये पीपी है। ध्यान रखना। तुमको समझ में आया मैंने क्या बोला? यस। तो इसको बोलते हैं बेरर प्लांट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन बेरर प्लांट? उसका लाइफ लेस देन 1 ईयर होता है। ये नॉन बेरर के बारे में, एनिमल्स के बारे में हम अलग से इंडेक्स 41 में पढ़ेंगे। तो यहां आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है बेरर प्लांट का मतलब क्या होता है, जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा है। एग्जाम्पल मैंगो ट्री। क्लियर है वाला पार्ट क्या? यस। चलो आगे बढ़ू हीरो लोग, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सर जी इधर देखो लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेरर प्लांट? इट इज अ लिविंग प्लांट यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सर इसका मतलब क्या होता है? मैंगो ट्री से क्या मिल रहा है? मैंगो। वो मैंगो को हम प्यार से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलते हैं। मैंगो को प्यार से क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बराबर। तो दैट प्लांट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड टू बेयर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 1 पीरियड। ऑफकोर्स क्योंकि लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो वो मैंगोस 1 साल से ज्यादा समय तक देगा आपको। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? हैज अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब आसान भाषा में यह है कि आपका बिजनेस, मेरा बिजनेस मैंगो ट्री को सेल करना नहीं है।
मेरा बिजनेस मैंगो ट्री को सेल करना नहीं है। सर ऐसा मैंने क्यों बोला? अब समझो, जिस मशीन से मैं मार्कर बना रहा हूं, अगर वो मशीन बेचना खरीदना मेरा बिजनेस है, तो वो मशीन मेरे लिए बैरल प्लांट नहीं, वो मशीन मेरे लिए क्या बन जाएगी? इन्वेंट्री बन जाएगी। या मशीन मेरे लिए पीपी नहीं, वो मशीन मेरे लिए इन्वेंट्री बन जाएगी, क्योंकि मशीन बेचना खरीदना मेरा बिजनेस था। सिमिलरली अगर मैंगो ट्री बेचना खरीदना मेरा बिजनेस है, तो उस केस में फिर ये बैरल प्लांट आपके लिए पीपी नहीं होगा, क्योंकि आपका बिजनेस क्या है? मैंगो ट्री बेचना खरीदना। अगर ये बेचना खरीदना बिजनेस है, तब तो ये इन्वेंट्री बन जाएगा। तो आपका बिजनेस मैंगो ट्री बेचना खरीदना नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंगो ट्री से मिलने वाला मैंगो आप बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंगो ट्री तो आप यूज करोगे ना टू प्रोड्यूस मैंगोस, तो ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए वो बोलता है हैज अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हैज अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मैंगो ट्री को सेल करना आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए। तुम समझे मैंने क्या बोला? अरे मेरे हीरो लोग, अरे मेरे राजा बेटा लोग, तुमको समझ में आ रहा है क्या? ये सब समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, आगे। हाँ, ऑफकोर्स मैंगो ट्री को आप कब बेच सकते हो? जब उसकी लाइफ खत्म हो जाए, जब उसका सिर्फ सूखा लकड़ी बाकी है, तो एज स्क्रैप उसको बेच सकते हो, वहां दिक्कत नहीं है। बट एवरी ईयर उसको बेचना खरीदना बिजनेस नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये बैरल प्लांट के बारे में था। नॉट वेरी क्रिटिकल, बट यस, टू डेफिनेशंस हैव बीन डिस्कस्ड हियर। आगे बढ़ जाता हूं। अब आता है रिकग्निशन क्राइटेरिया। नेक्स्ट पॉइंट इज रिकग्निशन क्राइटेरिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकग्निशन क्राइटेरिया? रिकग्निशन ये समझाता है कि उस असेट को मैं अपने बुक्स में रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं, उसको बोलते हैं रिकग्निशन। रिकॉग्नाइज करूं कि नहीं करूं। अब आप स्टैंडर्ड का फ्लो समझने का ट्राई करना। फ्लो क्या होता है? देखो, पहले वो डिफाइन करता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीपी, है ना। उसके बाद बोलता है चलो पीपी है तो रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं। फिर बोलता है अच्छा रिकॉर्ड करने वाले हो तो कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा सर, कौन से वैल्यू पे, उसको बोलते हैं मेजरमेंट। तो फ्लो समझ रहे हो? पहले डिफाइन करता है, फिर बोलता है रिकॉर्ड करे कि नहीं करे। अच्छा रिकॉर्ड करने वाले हो तो कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको बोलते हैं मेजरमेंट। बराबर। तो अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? रिकग्निशन, रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं। तो वो एकदम दो सिंपल से पॉइंट है, बचपन से अपन यही पढ़ते आ रहे। रिकॉर्ड कब करना? जब आपको सर्टेन है कि आपको मिलेगा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कब मिलता है सर? जब आपको लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो आपको मिलेगा फ्यूचर का इकोनॉमिक बेनिफिट। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में FEB बोलता हूं, ठीक है, FEB। अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है तो वो पीपी होगा। उसके अलावा कॉस्ट शुड बी मेजरेबल रिलायबली। क्यों ऐसा बोला है? देखो, रिकॉर्ड करने के लिए किसी अमाउंट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, तो उसकी कॉस्ट मेजरेबल होनी चाहिए, तभी तो रिकॉर्ड कर पाओगे, तभी तो रिकॉग्नाइज कर पाओगे। तो बोलता है एक तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए और एक कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, दो सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा सर ये तो AS10 की तरह है, काफी सेम है। मैं बोलूं काफी हद तक AS10 जैसा ही है, लेकिन मैं क्या मानता हूं, आपको AS10 नहीं आता है, क्योंकि मुझे पता है तुमको कितना याद होगा AS10। ठीक है, तो हम मानते हैं आपको AS10 नहीं आता है। आगे बढ़ जाते हैं। अब एक गाइडेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये गाइडेंस के बारे में बातें मैं बाद में करूंगा, तो इसलिए मैं लिख देता हूं इधर P। P का मतलब क्या होता है सर? पेंडिंग, पेंडिंग, हाँ पेंडिंग, तो P। आ जाओ, अब आता है मेजरमेंट। ठीक है, अब आता है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट का क्या सुन लो। मेजरमेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है इनिशियल मेजरमेंट, एक होता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सर इनिशियल सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? इनिशियल का मतलब आप डे 1 पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। क्या होता है इसका मतलब? आप डे 1 पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, इनिशियल मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब क्या? देखो, एक बार आपने पीपी खरीद लिया तो हर साल के एंड पे दिखेगा ना पीपी आपके बुक्स में, तो एवरी ईयर के एंड पे आप कौन से वैल्यू पे दिखाओगे, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो इनिशियल मतलब डे 1 पे कौन से वैल्यू पे दिखाओगे, सब्सिक्वेंट मतलब एवरी ईयर एंड पे कौन से वैल्यू पे दिखाओगे। समझा? ठीक है, तो पहले हम किसकी बात करेंगे? पहले हम डे 1 की बात करेंगे। अब ऐसे कसम खाओ, देखो ऐसे कसम खाओ, ऐसे ऐसे कि मैं कसम खाता हूं कि पीपी को इनिशियली एक ही अमाउंट पे रिकॉर्ड करूंगा। वो क्या है? ऑलवेज 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 एट कॉस्ट। किस पे रिकॉर्ड करेगा? ऑलवेज 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 एट कॉस्ट। हम उसको कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए यह देखना पड़ेगा असेट को एक्वायर कैसे किया है। सर असेट को एक्वायर करने के बहुत तरीके होते हैं क्या? हाँ, बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप असेट को जाके बाजार से खरीद सकते हो, या तो आप असेट को जाके खुद बना सकते हो, सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, या फिर आप असेट को एक्सचेंज में एक्वायर कर सकते हो। सर एक्सचेंज में एक्वायर कर सकते हैं? हाँ, ऐसा मान लो सपोज मेरे पास है ना एक गरीब सा फोन था OnePlus का, या आईफोन था मेरे पास, नहीं मेरे पास कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर।
ठीक है, तो मैंने कैलकुलेटर दिया और बदले में ऐसा मान लो मुझे राजकुमार ने क्या दिया, मुझे राजकुमार ने आईफोन दे दिया उसका एक्सचेंज। तो यहां मैं उसको पैसा नहीं दे रहा, यहां मैं उसको एक असेट दे रहा हूं, बदले में दूसरा असेट ले रहा हूं। सर ये स्कीम हमको भी चाहिए सर, हाँ आईफोन देके कैलकुलेटर चलो एनीवेज तो एक्सचेंज में एक्वायर किया। या फिर कभी कभी आपको असेट गवर्नमेंट ग्रांट में मिल जाता है। किस में मिल जाता है? गवर्नमेंट ग्रांट में। मतलब गवर्नमेंट बोलता है ना, अरे बेचारा अच्छा काम कर रहा है, लो ग्रांट रख लो, है ना, फ्री में रख लो या सस्ते में रख लो, गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, तो आपको इनिशियल मेजरमेंट के पहले यह देखना पड़ेगा असेट को एक्वायर कैसे किया है ना, खरीदा है, खुद बनाया है, एक्सचेंज में एक्वायर किया है या गवर्नमेंट ग्रांट में एक्वायर किया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आपने असेट खुद परचेज किया है तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। ऑफ कोर्स कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, लेकिन कॉस्ट में क्या क्या चीज आएगी, कॉस्ट में क्या क्या चीज आएगी तुम समझ रहे हो। कल को फॉर एग्जांपल मैं ये आईपैड खरीद के ले आया, है ना, तो खरीद के लाया हूं तो आईपैड मेरे लिए हो गया परचेज असेट। तो अब ये इसके कॉस्ट में क्या क्या आएगा वो डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए बोलता है रिफर नोट नंबर 1 एंड 2। तो पहला नोट नंबर 1 क्या बोलता है, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट इफ द असेट इज परचेज्ड। देखो जिधर जिधर जरूरत लगती है वहां किताब में लिखेंगे, जहां अपनी किताब अच्छी बनी हुई वहां पर यहां डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, ध्यान रखना। तो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट इफ द असेट इज परचेज्ड, सबसे पहले क्या आएगा, जो भी इसका परचेज प्राइस है वो आएगा, लेस अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह मिला है तो वो माइनस कर देना, ट्रेड डिस्काउंट रिबेट्स वगैरह मिला है तो माइनस कर देना। उसके अलावा एड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सपोज मैंने ये आईपैड के ऊपर मैंने जीएसटी भरा, ठीक है। अब अगर मुझे जीएसटी का, आपको पता है ना जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है अपने को बिजनेस में, तो अगर मुझे जीएसटी का क्रेडिट मिलने वाला है, मिलेगा, मैंने बोला हाँ मिलेगा, तो फिर ये जीएसटी आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर मुझे जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलने वाला था, उसको बोलते हैं नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, जो टैक्स भरा उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर क्रेडिट नहीं मिलने वाला था तो वो जीएसटी आपके कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, जीएसटी आपके कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसलिए बोलता है अगर कोई भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है तो ही वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ध्यान रखना। उसके अलावा बोलता है ऑल द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस भी आपके कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो असेट को परचेज करके यूज करने के कंडीशन में लाने के लिए रेलिवेंट थे, जो असेट को परचेज करने के बाद यूज करने वाले कंडीशन में लाने के लिए रेलिवेंट थे। उसमें इंप्लॉय कॉस्ट आ सकता है, कॉस्ट ऑफ साइट आ सकता है। सर ये कॉस्ट ऑफ साइट वगैरह क्या होता है, सपोज आपने एक मशीन खरीदी, तो मशीन आप कोई साइट पे इंस्टॉल करोगे, तो वो जो साइट आपने परचेज की है इंस्टॉल करने के लिए वो कॉस्ट ऑफ साइट होता है उसका, या डिलीवरी वाला खर्चा आ सकता है, या इंस्टॉलेशन का खर्चा आ सकता है, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग आ सकता है ना। तो ये सारे जो भी खर्चे हैं, देखो ये सब रट्टा मत मारना बैठना, इंप्लॉय कॉस्ट ऐसे रट्टा मत मारना, आपको सिर्फ इतना समझना है अगर कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट है जो आपके असेट के खरीदने में या असेट को खरीदने से लेकर यूज करने के लिए रेडी करने में जरूरी है, उसको बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस। बराबर आपकी शादी होने वाली है, आपको दूल्हा बनाने में जो भी खर्चा लग रहा है, आपको बारात में रेडी करने के लिए जो भी खर्चा लग रहा है, सेहरा लगाया, दुपट्टा लगाया है, सब सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस। अब समझ में आया सर, हाँ डिलीवरी वाला खर्चा, घोड़ी पे बिठाया, चलो एनीवेज ठीक है। तो इसमें ये सब आता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे डिस्कस करना है, ठीक है। मेकअप वगैरह किया है, देखो मेकअप पे पहुंच गया, ध्यान दो इधर। हाँ एक खर्चा इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। हाँ आशीष ने एकदम सही समराइज किया है, रेडी टू यूज होने तक का एक्सपेंस, वेरी गुड। ठीक है, सुन लो अभी कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। अब कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, एग्जांपल समझने का ट्राई करते। सपोज अभी जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई में ना हर जगह ऐसे मेट्रो बनते जा रही है, ठीक है। दिल्ली में तो बहुत पहले से ही है, काफी जगह पे है पहले से। मुंबई गरीब है, मुंबई वी आर पुअर पीपल, हंग्री पीपल, है ना। तो अभी मेट्रो बन रहा है इधर। तो आप बताओ जब गवर्नमेंट मेट्रो बनाएगा तो डायरेक्टली बोलेगा कि पैसेंजर को आओ बैठो, चालू हो गई, टेस्टिंग करेगा ना पहले, ऐसा वो 1-1.5 महीने तक चलाएगा अकेले अकेले में, है ना। तो उसको बोलते हैं टेस्टिंग का खर्चा। तो टेस्टिंग का खर्चा मैं कैपिटलाइज करूं कि नहीं करूं, कैपिटलाइज का करने का मतलब क्या होता है, असेट की कॉस्ट में ऐड करूं कि नहीं करूं, है ना। तो करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि टेस्टिंग के बाद ही तो मालूम पड़ेगा असेट बनाई रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सपोज आपका जो टेस्टिंग का खर्चा है वाया 1 लाख रुपया, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। टेस्टिंग एक्सपेंस आई 1 लाख रुपया, तो ये आपको कैपिटलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए सर, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, कभी कभी क्या होता है टेस्टिंग करते समय आपको कोई मिसलेनियस इनकम जनरेट हो जाती है। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल देता हूं। सपोज गवर्नमेंट ने मेट्रो का टेस्ट रन कर रहा था, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस की, ठीक है, कि हम मेट्रो का टेस्ट रन कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक के फन के लिए हमने ऐसे एक बहुत सब्सिडाइज रेट पे
ऐसे फ्री राइड जैसा चालू किया है, जहां हम 1 रुपए के अंदर मेट्रो की राइड पैसेंजर को देंगे। बस ये है फर्क कि हम आपसे एक फॉर्म पे साइन करवाएंगे कि अगर इस राइड के दौरान कुछ हुआ आपको तो आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि टेस्ट रन चालू है ना। तो मुंबई मेट्रो ने ये किया, बोला कि चलो आओ हम टेस्ट रन कर रहे, बट जिस पब्लिक को अपने लाइफ का मजा उठाना है आओ बैठो 1 रुपए के अंदर, ठीक है। तो अपने पास कौन था, अपने पास इधर था आशीष थे अपने पास, ठीक है। आशीष थे, आशीष पता है क्या बोलते हैं, आशीष अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करते बोलते अरे सुनना, गवर्नमेंट ने ना अपने लिए एकदम मेट्रो फ्री चालू की है, वैसे ही अपने जब मिलते हैं तो कहाँ मिले इसकी बड़ी दिक्कत होती है, तो सस्ते में बढ़िया मेट्रो में पूरा दिन बैठे रहेंगे एसी के अंदर, गप्पा गोष्ठी करेंगे, है ना। तो आशीष पहुंच गया अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मेट्रो राइड के लिए, तुम समझ रहे हो क्या। तो ऐसे आशीष जैसे कितने सारे निब्बा निब्बी आई रहेंगे ना उधर मेट्रो का फ्री राइड लेने के लिए। तो ऐसा जब फ्री राइड का मजा उठाने जा रहे, उससे गवर्नमेंट को इनकम होएगा कि नहीं होएगा, अरे उससे गवर्नमेंट को इनकम होएगा कि नहीं होएगा, 100% होएगा सर। बस तो अगर ऐसी जो भी कोई बोलता है मेरी 5 गर्लफ्रेंड है मैं 5 बार जाऊंगा, हाँ हाँ ये कर लो तुम पहले, ठीक है, वेरी गुड। आशीष खुश हो गया, बोलता है सर चलो आपके एग्जाम्पल में ही सही मेरी गर्लफ्रेंड तो बनी सर, वेरी गुड, चलो सुन लो। तो टेस्टिंग की अगर कुछ इनकम होती है, सपोज आपकी इनकम हुई 10,000 रुपीज की, ठीक है, तो नेट खर्चा कितना हुआ आपका, नेट कॉस्ट इज 90,000। तो ये करना आप कैपिटलाइज, तुमको समझता ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब होता है असेट की कॉस्ट में ऐड करना, ठीक है। दुखती नस पे हाथ रख दिया सर आपने, अरे ठीक है ना यार तुम सीए बनने पे ध्यान दो, ठीक है सब लोग, हाँ। तो ये कैपिटलाइज करना होता है, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो इसलिए बोलते हैं कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग लेस प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट अराइजिंग फ्रॉम टेस्ट प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग लेस, टेस्टिंग के समय जो इनकम कमाई वो लेस कर देना, सिंपल, ठीक है। हाँ, 1 रुपए में मौत का झूला, हाँ वेरी गुड। आगे बढ़ू, ठीक है। अब एक क्लैरिफिकेशन इधर आया है, अमेंडमेंट क्लैरिफिकेशन जो बोलना है बोल दो। वो क्लैरिफिकेशन क्या है सुनना। देखो जैसे अगर आपका खर्चा ज्यादा था तो आपने क्या क्या कैपिटलाइज किया। अब ऐसा मान लो, ऐसा भी तो पॉसिबल है, सुन लो, आपकी टेस्टिंग की जो एक्सपेंस है लेट्स से इट इज 1 लाख, लेकिन आशीष जैसे बहुत निब्बा निब्बी पहुंच गया उधर, है ना, तो टेस्टिंग की इनकम ही बढ़ गई। टेस्टिंग की इनकम खर्चे से ज्यादा थी, है ना। टेस्टिंग की इनकम आप मान लो इट वाज 1.3 लाख, तो टेस्टिंग का खर्चा है 1 लाख, टेस्टिंग की इनकम है 1.3 लाख, इनकम खर्चे से ज्यादा पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है सर। तो ये जो भी एक्सेस इनकम है, ये जो भी नेट इनकम है, अब मैं इसका क्या करूंगा, नेट इनकम कितनी 30,000 की, तो जैसे नेट खर्चा था तो मैं एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रहा था, तो जब इनकम ज्यादा हो जाएगी ना तो एसेट की कॉस्ट से माइनस कर देना। सर लेस क्यों करूंगा, अरे जब खर्चा ज्यादा था तो ऐड कर रहे थे ना, तो जब इनकम ज्यादा है तो लेस करना है इसको, इस नेट इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना। ये क्लैरिफिकेशन है कि जब आपकी इनकम ज्यादा हो जाती है बाय चांस, तो इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ पीपी, लेस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ पीपी, है ना। तो कॉस्ट से लेस कर देना, ऐड मत करना, मतलब मेरा ये कहने का मतलब था ऐड नहीं, कॉस्ट से लेस कर देना, तुम समझे, यस। चलो आगे बढ़ू, आगे बढ़ते हैं सर। इफ टेस्टिंग प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूड और फेल्ड तो फिर पीपी रेडी नहीं होएगा, फिर आपको वापस उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ेगा, डजंट मैटर, को अप्लाई तो करोगे आप। चलो अब क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करेगी, ये इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए काम का आता है, ठीक है, इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। बट एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करेगा। इंक्लूड नहीं करेगा मतलब ये सारे खर्चे कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड मत करना। पहला है इनॉग्रेशन एक्सपेंस, सपोज मेट्रो रेडी वगैरह हो गई, फिर आपने बुलाया मेरे प्यारे राहुल गांधी जी को और बोला आके रिबन काटो, तो उन्होंने जो इनॉग्रेशन किया वो फ्री में तो करेंगे नहीं, वो रोकड़ा लेंगे कुछ तो, समझ गए ना तुम, है ना, लिटिल लिटिल तो लेंगे ना। तो वो जो इनॉग्रेशन का पैसा लेंगे भाई वो कैपिटलाइज मत करना, तुम समझ रहे हो क्या। सपोज तुमने कोई स्टोर खोला, अब स्टोर खोलने के लिए तुमने तुषार को बुलाया, तुषार को बोला आके रिबन काटो, है ना, तो वो रिबन काटने का पैसा जो भी भर रहे हो तुम वो नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो एडवर्टाइजिंग करोगे, प्रमोशन करोगे वो भी नहीं आएगा, ट्रेनिंग का खर्चा वो भी नहीं आएगा, एडमिन खर्चा वो भी नहीं आएगा, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, कल को मेट्रो चालू हो गई तो इनिशियली मेट्रो को लॉस होएगा, तो वो जो लॉस है वो कॉस्ट में ऐड मत करना भाई, वो तो तुम्हारा असेट के रेडी होने के बाद के खर्चे है ना। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग एंटिटीज ऑपरेशंस, इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी आप है ना अपना जो ऑपरेशंस है, सपोज कोलकाता से उठाकर आपने अहमदाबाद में शिफ्ट कर दिया, तो ये जो रीलोकेशन खर्चा होता है ये कभी कैपिटलाइज मत करना, ऐसा, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है, कार पार्किंग की इनकम, इसका मतलब क्या है समझने का ट्राई करना इधर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द इनकम एंड रिलेटेड एक्सपेंस ऑफ यूजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन पीपी, इसका मतलब क्या है, आपको पता है, आपने देखा रहेगा बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे
जब वो सिर्फ लैंड होती है और वहां कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला होता है, तो जब तक वो शुरू नहीं होता है ना, तो उन लोग लैंड को एक पार्किंग साइट की तरह यूज करते हैं, जहां कार पार्किंग साइट की तरह यूज करते हैं। देखा है आपने कभी? वो ऐसे कार पार्किंग ऐसे खंडर जगह पे होता है जहां वो काम चालू होने वाला होता है, हुआ नहीं होता है, बराबर। तो वो पार्किंग साइट को यूज करते हैं, पार्किंग साइट की तरह यूज करते हैं, और इस पार्किंग साइट को यूज करेंगे तो कुछ इनकम कमाएंगे, बराबर। अब मुझे बताओ, वो लेते हैं ना 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया ऐसा करके, है ना। अब मुझे बताओ, ये जो इनकम इन्होंने कमाई पार्किंग साइट की तरह यूज करके, क्या ये इनकम को भी इनको असेट की कॉस्ट से एडजस्ट करना चाहिए क्या? द आंसर इज नो। ये टेस्टिंग की इनकम है क्या? अबे टेस्टिंग वगैरह नहीं कर रहा है वो, ये एक तरीके से मिसलेनियस इनकम हो गई, मिसलेनियस इनकम। ये टेस्टिंग ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग का खर्चा कंसिडर करो तो इनकम हो गई, नहीं, ये मिसलेनियस इनकम हो गई आपके लिए। तो ये कहां जानी चाहिए? ये सीधा सीधा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जानी चाहिए। ये असेट के कंस्ट्रक्शन को लेकर कोई भी रिलेशन में नहीं है। जैसे टेस्टिंग में क्या था, टेस्टिंग आप कर रहे कि वो चेक करने के लिए कि भाई उसका असेट रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो टेस्टिंग का खर्चा कंसिडर कर रहे थे एक्सपेंस में, तो इसलिए इनकम लेस कर दिया करते थे एक्सपेंस से। यहां जो इनकम हो रही है कार पार्किंग की, ये कोई टेस्टिंग की इनकम नहीं है, ये मिसलेनियस इनकम है, तो ये जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में। ध्यान रखना। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। उसके अलावा अगर कोई भी कैश डिस्काउंट मिलता है तो इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। एक बात सुन लो, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फर्क क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो सबको हम देते हैं कि आप आओगे आज 5% ऑफ, है ना, हमने सबको दिया 5% ऑफ, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। पूरे गांव बसेरे को दे रहे, ये नहीं कि तू अच्छा दिखता तो तेरे को दिया, तू कैश आज दे रहा तेरे को दिया, ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं, सबको दे रहे, तो ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? जल्दी रोकड़ा बढ़ेगा तो डिस्काउंट मिलेगा, तो वो डिस्काउंट कंसिडर मत करना, उसको डालना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे आपके खर्चे हो गए। अच्छा, किसी ने पूछा है कि इंप्लॉय कॉस्ट में क्या क्या आएगा। सपोज आप जो इंस्टॉल करवा रहे हो वो आपका खुद का इंप्लॉय बैठ के इंस्टॉल कर रहा है, तो वो जो इंप्लॉय इन्वॉल्व इंस्टॉलेशन में, उसका खर्चा आ सकता है। और ये मेनली रेलिवेंट होता है इंप्लॉय कॉस्ट जब आप असेट खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो आपके जो कंपनी के इंप्लॉयज है जो लगे पड़े खुद असेट बनाने में, वो खर्चा आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो सर ये परचेज वाले में क्यों लिखा है आपने? अरे सेल्फ कंस्ट्रक्ट के लिए भी ये सेम चीजें रिफर करनी है, समझेगा आपको बाद में। चलो, तो ये बेसिक बेसिक समझा, मैं एक बार वापस रिवाइज करवा दूं, क्योंकि देखो जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, अपन चीजों को एक एक करके समझते हैं। रिवाइज करूंगा तो कंसेप्ट हो जाएगी चीजें, सुन लो फटाफट से। सबसे पहला जो परचेज प्राइस है वो आएगा, लेस ट्रेड डिस्काउंट रिबेट्स, add all the non-refundable taxes, add all the directly attributable expenses। ठीक है, अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस में हम क्या कंसिडर करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट वो है कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। तो टेस्टिंग का खर्चा है वो हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, इनकम लेस कर लेना उसमें से। उसके अलावा क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? जो भी ऐसे खर्चे हैं जो असेट को बनाने में नेसेसरी नहीं है, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, बराबर। ये सारे खर्चे में से कोई भी खर्चा असेट को बनाने में रेलिवेंट नहीं है, तो कंसिडर नहीं करेंगे। और कैश डिस्काउंट मिला तो वो भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। अच्छा, अकी ने पूछा है वाई ट्रेनिंग कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड। सुबह सुबह दूध के बदले कुछ और मत पी के आया करो। अरे इधर ही तो गाना गाया कि ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्लूड करना है, अब वो पूछते सर इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे? मेरे को सुबह सुबह अटैक आ जाएगा भाई, तुम कहां ध्यान दे ले हो। अपने प्याले बाबू चोना को बोलो मैं तेरे से बाद में चैटिंग करता हूं, इधर मेरा दिल बैठा जा रहा है, इधर सर जो बोल रहे मेरे को ध्यान ही नहीं आ रहा है, तो चैटिंग बाद में करो किसी और से, या ध्यान दो। हाँ वेरी गुड। चलो, अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है डीकमिशनिंग का खर्चा, कॉस्ट ऑफ डीकमिशनिंग डिसमेंटलिंग। अब ये क्या होता है, तो इसको डिस्कस करने के लिए हम क्या डिस्कस करेंगे, एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ये भी आपके कॉस्ट का पार्ट बनता है, डीकमिशनिंग वाला खर्चा, ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ, कॉस्ट ऑफ डीकमिशनिंग, हेडिंग दे दो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हेडिंग दो डीकमिशनिंग। मैं इसका मतलब क्या होता समझाता हूं मैं आपको। डीकमिशनिंग, डिसमेंटलिंग या साइट रिस्टोरेशन, बहुत सारे तरह तरह के नाम है इसके, ठीक है। अब सुन लो, ये क्या होता है। ऐसा मान लो आपने एक मशीन है जिससे आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हो। ऑयल या मिनरल, पता ना, वो मिनरल एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं अपन, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल अपन, वो एक मशीन को अपन अंडरग्राउंड गाड़ते हैं और वहां से मिनरल निकालते रहते हैं। तो सपोज एक मशीन है जो मिनरल एक्सट्रैक्शन में काम आती है, ठीक है। अब इसको आपने किसी साइट पे इंस्टॉल किया फॉर 10 ईयर्स, लेकिन जहां भी आपने इंस्टॉल किया ना, वो साइट आपकी नहीं थी, वो गवर्नमेंट की साइट थी। तो गवर्नमेंट ने आपको बोला कि भाई जब आपका काम खत्म हो जाएगा 10 साल के बाद,
तो ये जो भी आपने साइट खराब किया ना, जो छेद वगैरह किया साइट में आपने वो छेद को भर के जाना है ना। होता है ना, आपने सपोज मशीन इंस्टॉल कर दी, अब वो जो छेद क्रिएट हुआ है 10 साल के बाद आपको वो छेद को भर के जाने का है, उसको बोलते हैं साइट रिस्टोरेशन या डी कमिश्निंग। तुम समझ रहे हो क्या? तो आपको 10 साल के बाद क्या करना है, साइट को रिस्टोर करके जाना है। साइट रिस्टोर आफ्टर 10 ईयर्स। अब जब मतलब अगर आपने साइट रिस्टोर करने से रिफ्यूज किया तो आप क्या ये मशीन आज इंस्टॉल कर पाओगे? द आंसर इज नो। ये मशीन आज इंस्टॉल करने के लिए एक पिंकी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हाँ भाई हाँ, 10 साल के बाद साइट को ठीक करके जाऊंगा, चिंता मत कर। तुमको समझा मैंने क्या बोला? यस। तो अब ये जो खर्चा है, क्या ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा हुआ? ये जो साइट रिस्टोर करने का खर्चा है, क्या ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस हुआ? द आंसर इज यस, इट इज अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस। इट इज अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, बराबर। तो जब ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है तो क्या मैं इसको कैपिटलाइज करूंगा? द आंसर इज यस, इसको भी आप असेट की कॉस्ट में ऐड करोगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ये जो खर्चा है, क्या ये मैं आज इंकर करूंगा या 10 साल के बाद इंकर करूंगा? सर ये तो खर्चा आप 10 साल के बाद इंकर करोगे। अरे 10 साल के बाद इंकर करेंगे ना यार, बराबर। तो अगर 10 साल के बाद आप खर्चा इंकर करने वाले हो तो आज की कॉस्ट में कैसे ऐड करोगे? कोई मुझे आंसर दे सकता है इसका क्या, कि अगर मुझे कोई खर्चा 10 साल के बाद ऐड करना है तो मैं आज की कॉस्ट में कैसे ऐड करूंगा? इसका अगर आंसर दे दोगे तो मजा आ जाएगा, बताओ ना। वेरी गुड आंसर सर। अगर 10 साल के बाद खर्चा करने वाले हो लेकिन कॉस्ट में आज ऐड करना है, हाँ, तन्वी ने, सूरज ने, ओमकार ने मुझे क्या बोला कि सर प्रेजेंट वैल्यू पे कंसिडर कर लो। टाइम वैल्यू अपने तो सीख के आए ना अपन। हाँ, वेरी गुड सुमित, वेरी गुड भल्ला, वेरी गुड निकिता, वेरी गुड। तो अपन किस पे कंसिडर करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू पे। समझदार तो है मेरे स्टूडेंट लोग। हाँ, तो प्रेजेंट वैल्यू पे कंसिडर करेंगे। अब ये सब कैसे कंप्यूट करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में बात करता हूं, चिंता मत करना, ठीक है। चलो तो इधर लिख दो, एग्जाम्पल लेके एग्जाम्पल ले लेता, आ जाओ। असेट परचेस्ड फॉर ₹10 lakhs। एक बड़ी एग्जाम्पल लिखो, असेट परचेस्ड फॉर ₹10 lakhs। ओके, इस पे डी कमिश्निंग इंकर करना है आफ्टर 5 years। डी कमिश्निंग आफ्टर 5 years इंकर करना है अपने को 5 lakhs, ठीक है। डिस्काउंटिंग फैक्टर है @10%। ओके, बस इतना ही क्वेश्चन है। खरीदा 10 लाख में है, 10 लाख के अलावा 5 लाख और इंकर करना है 5 साल के बाद। डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% है, तो असेट की कॉस्ट में क्या क्या आएगा डे 1 पे? तो डे 1 पे आपकी पीपी की कॉस्ट क्या होगी? एक तो देखो ये 10 लाख होगी, वो तो होगी, है ना, यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 10 lakhs तो होगा, प्लस और क्या होगा कॉस्ट के अंदर? इसको मैं कौन से वैल्यू पे लूंगा? इसको मैं प्रेजेंट वैल्यू पे कंसिडर करूंगा। क्या मुझे इसका कोई प्रेजेंट वैल्यू दे सकता है क्या? क्या कोई है माइकल लाल जो मुझे इसका प्रेजेंट वैल्यू देगा? देंगे ना सर, काहे नहीं देंगे? देंगे। तो हम बोलेंगे 5 lakhs, अरे निकालना आता है ना प्रेजेंट वैल्यू, 5 lakhs डिवाइड बाय 1.10, 1 2 3 4 5, तो आता है 310461। 310461, यस। लखन वो आएगा बाद में, टेंशन मत ले। तो इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमिश्निंग। किस पे लिया अपन ने इसको? प्रेजेंट वैल्यू पे लिया, बराबर। अच्छा, कैसे कंप्यूट किया सर? लिखा के दो हमको। तो आप लिखो, हमने कंप्यूट किया 5 lakhs डिवाइड बाय 1.10 raised to 5। ओके, ठीक है। यस अंजर, इट इज विजिबल। चलो, तो कितना होगा टोटल कॉस्ट? टोटल हो गया 10 lakhs प्लस 3,10,461, हो गया 13,10,461। आपको पता है जर्नल एंट्री वाइज कैसे आएगा ये? जर्नल एंट्री मार के दिखाओ इसकी, आ जाओ, जर्नल एंट्री मार के दिखाता हूं। सपोज पीपी अकाउंट डेबिट, हम बोलेंगे पीपी अकाउंट डेबिट 13,10,461 टू कैश बैंक। आपने कैश कितना पे किया आज? 10 lakhs ही पे किया है, तो बाकी क्या क्रिएट होएगा सर? आपने कैश तो पूरा 13 तो ना पे किया है, कैश तो आपने इतना ही पे किया है ना, तो बाकी क्या क्रिएट होएगा सर? बाकी आप बोलोगे टू प्रोविजन फॉर डी कमिश्निंग। मतलब सर प्रोविजन क्यों बना? क्योंकि ये अमाउंट आपने आज पे नहीं किया है, तो एक लाइबिलिटी की तरह क्रिएट हो गया आपके लिए 3,10,461।
तुमको समझ में आई मेरी बात? यस सर। तो ये लाइबिलिटी क्रिएट आपके लिए हो जाती है। तो एंट्री भी आपको दिखा दी मैंने। क्लियर? चलो आ जाओ, आगे बात करूं? आगे बात करो सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने चलो डे वन पे पीपी में रिकॉर्ड तो कर लिया, आपने डे वन पे सब कुछ ऐड कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू वगैरह पे, प्रेजेंट वैल्यू निकालते कैसे वो भी हमने सीख ली। अब मुझे बताओ, ऐसे दिल पे हाथ रखो, ऐसे दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, मुझे 5 साल के बाद कितना खर्चा रियल में इंकर करना है? मुझे 3,10,000 इंकर करना है 5 ईयर्स के बाद, या मुझे 5 लाख इंकर करना है 5 ईयर्स के बाद? सोच समझ के बताना। मुझे 5 ईयर्स के बाद 3,10,000 इंकर करना है या 5 लाख इंकर करना है? सर आपको 5 ईयर्स के बाद तो 5 लाख इंकर करना है, लेकिन लायबिलिटी तो हमने इतने भी बुक करके रखी है सिर्फ, है ना? तो अब मेरी 5 लाख इंकर करना ना 5 ईयर्स के बाद। तो अब होता क्या है, आपने जो प्रोविजन क्रिएट किया है वो प्रेजेंट वैल्यू पे क्रिएट किया है डे वन पे, दैट इज 3,10,461 पे क्रिएट किया है। लेकिन 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 फ्यूचर पेमेंट कितने का करना है अपने को? फ्यूचर पेमेंट अपने को करना है आफ्टर 5 ईयर्स, हमको करना है 5 लाख का। तो इसका मतलब आपने जिस वैल्यू पे बुक किया है पेमेंट तो ज्यादा करना है कंपेरेटिवली, तो हमको प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाना होता है। हमको क्या करना होता है? प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाना होता है। तो ये कैसे जाएंगे? इसको हम प्यार से बोलते हैं आपको अनवाइंडिंग करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अनवाइंडिंग करना पड़ेगा। सर ये अनवाइंडिंग कैसे करते हैं? मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करो। काफी लोगों ने ऑलरेडी आंसर किया है, वो शायद थोड़ा पहले पढ़ा हुआ रहेगा, बट मैं मानता हूं कि आपको नहीं आता ये चीज, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा? आपको अनवाइंडिंग करना पड़ेगा। सर ये अनवाइंडिंग कैसे करेंगे? कुछ नहीं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग प्रेजेंट वैल्यू टुवर्ड्स योर फ्यूचर वैल्यू इज कॉल्ड अनवाइंडिंग। ठीक है, कैसे होएगा देख लो, एक वर्किंग नोट प्रिपेयर कर रहा हूं, अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, सुन लो मेरी बात। सबसे पहले ईयर वन, ओपनिंग बैलेंस क्या था आपका? 310,461। जितना भी डिस्काउंटिंग फैक्टर था उतना इंटरेस्ट निकालने का। तो इंटरेस्ट एट द रेट 10%, कितना आएगा? 310,46। अबे 10% करने को आता ना, एक निकाल देना बाजू से। हाँ, आगे फिर आएगा क्लोजिंग। तो ये ओपनिंग में बस ये इंटरेस्ट वाला अमाउंट ऐड कर देना, तो क्लोजिंग मिलेगा आपको। तो कितना मिलेगा? 310,461 प्लस 310,46, कितना हो गया हीरो लोग? मेरे ख्याल से इट इज 341,507। इट इज 341,507। तो ये जो आपने इंटरेस्ट बुक किया, ये क्यों बुक किया आपने? बेसिकली आपका, जैसे आपने फ्यूचर वैल्यू से लाया था प्रेजेंट वैल्यू पे, है ना? कैसे लाया था आपने? डिवाइड करके। तो वैसे अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आपका पैसा नजदीक आता है, साल नजदीक आते हैं, वैसे वैसे उतना टाइम वैल्यू ऑफ मनी बढ़ता हुआ चलता है, उतना टाइम वैल्यू ऑफ मनी बढ़ता हुआ चलता है, ऐसा। नेक्स्ट का कैसे निकालोगे? तो नेक्स्ट ईयर सपोज यहां का क्लोजिंग बनेगा, इधर का ओपनिंग, तो आप बोलोगे 341,507, फिर लगाओगे 10% इंटरेस्ट, 34151, ऐड करोगे तो आंसर मिलेगा, कितना मिलेगा? 375658 हो जाएगा। तो थर्ड ईयर में 375658, फिर आएगा 37566, तो ये हो जाएगा 413223, फिर आएगा 413223, ये आएगा 41322 प्लस 10% करोगे तो 454546 हो जाएगा, फिर 4545, ये देख मैं 4 भूल गया ना, 46, इसका 10%, 4545 ले लो, चलो तो टोटल करोगे तो 5 लाख आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। 1-2 रुपए का फर्क आएगा, उसका रोना धोना मत, ठीक है? 1 रुपए का फर्क चुभ रहा है तो मुझे उतना पैसा जीपे कर देना। हाँ, तो ये जो आपने हर साल इंटरेस्ट निकाला ना, इसी को बोलते हैं अनवाइंडिंग करना। तो बेसिकली आप देखो प्रेजेंट वैल्यू से कैसे फटाक से पहुंच गए फ्यूचर वैल्यू पे। आप कैसे पहुंच गए प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे? इसको बोलते हैं अनवाइंडिंग करना, ठीक है? अब इसकी अपने को एंट्री मारनी पड़ती है ना। क्या मारनी पड़ती है इसको राजा बेटा लोग? एंट्री मारनी पड़ती है अपने को। तो एंट्री मारेंगे, आ जाओ, आओ मुन्ना आओ। जर्नल एंट्री, ईयर वन के एंड पे क्या एंट्री मारोगे? जैसे अनवाइंडिंग ईयर के एंड पे होती है, तो फर्स्ट ईयर के एंड पे आप क्या एंट्री मारोगे? आपको इस इंटरेस्ट की एंट्री मारनी है। देखो ये ओपनिंग तो अपने पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ये तो अपन ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ प्रोविजन के नाम से, अब इसकी एंट्री मारनी है। तो इंटरेस्ट इज लाइक एक्सपेंस, तो आप बोलोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू
प्रोविजन। एक तरफ आपको प्रोविजन इंक्रीज करना पड़ेगा ना, लायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और डेबिट करेंगे आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या अमाउंट रहेगा, 31046, 31046। तुम समझ रहे हो क्या? ऐसे आपको ईयर 1 के एंड पे आप एंट्री मारोगे, ऐसे आप ईयर 2 के एंड पे सेम एंट्री मारोगे, सेम एंट्री आएगी ईयर 2 के एंड पे, बस अमाउंट बदल जाएगा। आपका अमाउंट क्या रहेगा, ये अमाउंट रहेगा आपका जो आपको आया इधर 34151। तुम समझ रहे हो क्या? ईयर 2 के एंड पे 34151, फिर ईयर 3 के एंड पे वापस से सेम एंट्री रहेगी। अमाउंट क्या रहेगा आपका, बस अमाउंट यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं 37566। फिर ईयर 4 का एंड आएगा, ईयर 4 के एंड पे सेम एंट्री रहेगी, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा, इट विल बी 41322 बराबर। फिर ईयर 5 के एंड पे सेम एंट्री रहेगी बराबर, आपका ईयर 5 के एंड पे अमाउंट कितना हो जाएगा 45454। जब आप ये सब करोगे ना तो आपका प्रोविजन का अमाउंट 5 लाख पहुंच चुका है। सर ऐसे कैसे पहुंच गया 5 लाख? अरे देखो ना, पहुंच गया ना 5 लाख। ओपनिंग इतना रिकॉर्डेड था, आपने हर साल इतना अनवाइंडिंग किया, तो वो 5 लाख पहुंच चुका है। तो ईयर 5 के एंड पे बस एक एक्स्ट्रा एंट्री और आएगी। हमने क्या बोला था, 5 ईयर्स के बाद 5 लाख पे ऑफ करना है ना, 5 ईयर्स के बाद 5 लाख पे ऑफ करना है ना, तो पे ऑफ करो। तो पे ऑफ करना तो क्या बोलेंगे, टू कैश बैंक अकाउंट, और डेबिट क्या करेंगे, क्योंकि पे ऑफ कर रहे हो तो प्रोविजन आपका हो जाएगा खत्म, प्रोविजन आपके बुक से हो जाएगा बाहर। तो आप बोलोगे 5 lakhs and 5 lakhs. This is how it is done. This is how it is done. तुमको समझ पड़ा मैंने क्या बोला? यस सर। तो एकदम सिंपल है, मैं एक बार वापस रिवाइज करवा दूं आपको, ठीक है? देखो, अच्छा लिखने का अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे को लिखा नहीं जा रहा सर के साथ साथ में, तो पहले समझने पे फोकस करो। घर पे जब सेल्फ रिवीजन करोगे तब लिख सकते हो। अगर साथ में स्पीड कैचअप कर पा रहे हो लिखने के तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सुन लो फटाफट से। ये क्या है डीकमीशनिंग? बड़ा सिंपल फंडामेंटल है। कुछ साल के बाद कुछ खर्चा इंकर करना है, तो आज बुक करेंगे प्रेजेंट वैल्यू पे, ठीक है? तो प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करेंगे, बट पैसा तो आज नहीं दे रहे, तो आज प्रोविजन क्रिएट करेंगे। अब बुक तो प्रेजेंट वैल्यू पे किया है, लेकिन पे तो 5 लाख करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, अनवाइंडिंग करना पड़ेगा। अनवाइंडिंग का कुछ इफेक्ट नहीं है, ओपनिंग उस पर जो भी डिस्काउंट फैक्टर है वो लगाओ, क्लोजिंग मिलेगा, फिर क्लोजिंग बनेगा यहाँ का ओपनिंग, फिर वापस लगाओ आपको मिलेगा क्लोजिंग। ऐसा करके निकालना है आपको, इसी को बोलते हैं अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग का एंट्री क्या रहेगा, अनवाइंडिंग का एंट्री रहेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस टू प्रोविजन, एकदम सिंपल सा एंट्री। हर साल ये एंट्री मारते हुए चलना, जब हर साल ये एंट्री मारोगे तो आपका प्रोविजन 5 लाख पहुंच चुका है, मुबारक हो। तो जब 5 लाख पहुंच चुका है तो बस पे ऑफ कर दो अभी, प्रोविजन टू कैश बैंक, सिंपल। एक बात ध्यान रखना, एक सवाल पूछो आपसे, क्या अनवाइंडिंग का इंपैक्ट मेरे पीपी के कॉस्ट में आता है क्या? जैसे देखो, मैंने जितना प्रेजेंट वैल्यू है, जितना प्रेजेंट वैल्यू है वो तो कॉस्ट में ऐड किया पीपी के, लेकिन क्या अनवाइंडिंग का इंपैक्ट क्या अनवाइंडिंग का इंपैक्ट मेरे पीपी के कॉस्ट में आता है क्या? सोच समझ के बताओ। नहीं आता है, परफेक्ट आंसर। जो अनवाइंडिंग है उसका इंपैक्ट तो जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में और जा रहा है प्रोविजन में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे को आरती ने आंसर किया कि नहीं आता सर, उसमें पीपी में कोई इंपैक्ट नहीं आता है। नो इफेक्ट ऑफ अनवाइंडिंग टू पीपी, वेरी गुड आंसर। सबको समझ में आया ये वाला पार्ट? यस, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल आ सकता है, सर हमको लग रहा था कि 5 लाख इंकर करना है, 2-3 साल के बाद मालूम पड़ा 5 नहीं 8 लाख इंकर करना है, फिर इसके बारे में बात आगे करूंगा, एक अलग कंसेप्ट है अपने पास, पॉइंट नंबर 13, चेंजेस इन डीकमीशनिंग। तो इसकी बातें यहां नहीं कर रहा हूं। तो यहां मैं जो एग्जांपल लिया है, मैं ऐसा मानता हूं कि जो मेरे को अमाउंट लगा था उतना ही अमाउंट अराइज हुआ है। मेरे को 5 लाख लगा था, रियल में 5 लाख ही पे किया है मैंने, ऐसा। एस्टिमेट में चेंज हो क्या करेंगे उसकी बातें बाद में करूंगा मैं। क्लियर है वाला पार्ट क्या? यस सर। आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अगर आपने एसेट परचेज किया तो क्या क्या आएगा। अब देखो, परचेज वाला पॉइंट पूरा हो गया, ये सब ए बी सी और डी भी हो गया मेरा, ठीक है? ये भी हो गया मेरा डीकमीशनिंग वाला पार्ट। तो डीकमीशनिंग अपन लेंगे प्रेजेंट वैल्यू पे, और बाद में क्या करेंगे, अनवाइंडिंग एट ईच ईयर एंड। तुम समझे? यस। अब है ना, अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आपने एसेट परचेज किया है तो क्या क्या आना चाहिए परचेज के अंदर, है ना? तो उसमें क्या बोलते हैं, रिफर नोट नंबर 1 एंड 2। मेरा नोट नंबर 1 तो रिफर हो गया, मेरा नोट नंबर 1 तो हो गया, अभी नोट नंबर 2 पढ़ना है अपने को। नोट नंबर 2 टॉक्स अबाउट डिफर्ड कंसिडरेशन, इट टॉक्स अबाउट डिफर्ड कंसिडरेशन। अब इसका मतलब क्या, समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है? सपोज मेरा है ना, सपोज ऐसा मान लो लैपटॉप खराब हो गया, तो मेरे को लैपटॉप लेने का था, तो मैं गया एक शॉप में जिसका नाम है क्रोमा। तुमको पता है क्रोमा?
क्रोमा एज अ इलेक्ट्रॉनिक शॉप जहां इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है। तो क्रोमा में ना मेरा स्टूडेंट काम करता था, ऐसा मान लेते चलो, अपना कौन है, ऐसा मान लेते हैं अपन कि चलो वहां लखन काम करते हैं, है ना, राम लखन, है ना, 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, तो वहां लखन काम करता है, लखन वॉज द मैनेजर, आई एम अ मैनेजर, ठीक है। तो मैंने लखन लखन आया मेरे पास, बोला अरे सर 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 क्या लेने आए हो, मैंने बोला मैकबुक, मैंने बोला लैपटॉप दिखाओ। तो लखन आया मेरे पास, डेल का लैपटॉप लेकर सस्ता सा, बोलता सर ओनली 40,000, मैं बोला आकाश कंदो आया महंगा दिखाओ। तो वो आया मेरे पास डेल का नहीं एचपी का लेकर, बोलता सर एचपी का लैपटॉप है एकदम फोल्डेबल है, 1 लाख रुपीज ओनली, मैंने बोला आकाश कंदो आया महंगा दिखाओ, है ना। तो उसके बाद वो आया मैकबुक लेकर, बोलता सर ओनली एंड ओनली 2 लाख रुपीज, मैंने बोला सबसे महंगा यही है तुम्हारे पास, तो बोलता हाँ सबसे महंगा यही है, मैंने बोला ठीक है चलो ये सस्ता सा मैकबुक पैक कर दिया जाए। तो उसने मेरे लिए मैकबुक पैक किया, कितने का मैकबुक उसने पैक किया मेरे लिए, उसका प्राइस है 2 लाख रुपीज, वेरी गुड, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आगे आगे मैं क्या बोल रहा हूं, आगे मैं ये कह रहा हूं आपसे, उसने जैसे मुझसे मैकबुक पैक किया, मैंने पकड़ा मैकबुक और मैं मैकबुक लेके जाने लग गया, ठीक है। मैं बोला चलो लेके जाता हूँ मैकबुक, तो उसने मेरा सा हाथ थाम लिया, किसने, लखन ने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने बोला लखन प्लीज डोंट ट्राई टू बी रोमांटिक, तो अरे वो बोलता है ओ सर रोमांटिक रोमांटिक नहीं, बताओ उसने मेरे को क्यों रोका, बताओ क्यों रोका उसने मेरे को, हाँ क्योंकि परफेक्ट आंसर, पैसा कौन देगा, है ना। तो लखन ने सर हाथ थाम लिया मेरा, बोला ओ सर पैसा दो, मैंने बोला अरे यार लखन मैं तो पैसे के बारे में बात करना भूल ही गया, मैं भी कितना क्यूट हूं। वो बोलता सर क्यूट वूट नहीं पैसा दो, तो मैंने बोला अरे लखन मैं क्या कह रहा था कि थोड़ी कड़की चालू है, थोड़ा है ना मतलब ऐसे पैसे की कमी है, तंगी चालू है, तो पैसा थोड़े समय बाद दो तो चलेगा क्या। लखन मन में सोच रहा है, एक तरफ बोलता है महंगा लैपटॉप दिखाओ, एक तरफ पैसा है नहीं, पता नहीं आ जाते कैसे कैसे मुंह उठा के। बताओ लखन मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है यार, ऐसा ये कोई बात हुई क्या यार, गाइस समोन कमोन यार। चलो ठीक है, तो है ना, मैंने उसको बोला लखन पैसे की तंगी है, पैसा 1 साल के बाद दूंगा चलेगा क्या। तो उसने बोला सर चलेगा ना कोई दिक्कत नहीं है। तो आफ्टर 1 ईयर वेन यू आर मेकिंग द पेमेंट, लखन ने बोला सर लेकिन अगर 1 साल के बाद पैसा दोगे ना तो 2 लाख नहीं लूंगा आपसे, 2,20,000 लूंगा आपसे। कितना लेगा, 2,20,000 लेगा। अब मेरे को बताओ लखन ने मेरे से एक्स्ट्रा 20,000 क्यों चार्ज किया, बताओ। एक है रॉक्स लखन शॉक, वेरी गुड, बताओ। हाँ लखन ने बोला सर इंटरेस्ट का पैसा ले रहा हूं आपसे, तो वेरी गुड आंसर, तो वो इंटरेस्ट का पैसा ले रहा है मेरे से, तुम समझे क्या। तो वो जो इंटरेस्ट मेरे से ले रहा है 20,000 का, ये इंटरेस्ट आपके कॉस्ट में ऐड नहीं होएगा, बराबर, ये इंटरेस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आपकी असेट की कॉस्ट कितनी होगी, आपकी असेट की कॉस्ट 2 लाख ही होगी। इसको बोलते हैं डेफर्ड कंसिडरेशन। जब आप पेमेंट डेफर कर रहे हो तो शायद आप एक्स्ट्रा पे कर रहे रहोगे, तो जो भी एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना वो कॉस्ट मत ऐड करना, बराबर, वो इंटरेस्ट है आपके लिए। पीपी की कॉस्ट आप 2 लाख ही मानोगे, समझ रहे हो क्या, क्यों, ये जो एक्स्ट्रा 20,000 भर रहे हो या पीपी के लिए नहीं भर रहे हो, या आप एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड अर्न करने के लिए भर रहे हो, ध्यान रखना, तो कैपिटलाइज नहीं होगा। अच्छा किसी के मन में सवाल आएगा कि सर वो हमने एक कहीं तो पढ़ा है, एक बोरिंग कॉस्ट नाम की चीज होती है, वो बोरिंग कॉस्ट तो कैपिटलाइज हम करते हैं ना भाई, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा मान लो ये कोई क्वालिफाइंग असेट नहीं है, जिसको अगर बोरिंग कॉस्ट का पता है, वहां होता है क्वालिफाइंग असेट वगैरह कुछ, अगर वो कोई क्वालिफाइंग असेट नहीं है, बराबर, तो मैं ऐसा मानता हूं ना ये कोई क्वालिफाइंग असेट है, मैं ना कोई बोरिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूं, मैं नॉर्मल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो नॉर्मल इंटरेस्ट तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, बोरिंग कॉस्ट की बातें मैं उस रिस्पेक्टिव इंडेक्स में करूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इंटरेस्ट जो भर रहे हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, पीपी की कॉस्ट आपके लिए 2 लाख रुपया ही रहेगी, सिंपल देन अंडरस्टैंड। दिस वाज अ डिफर्ड कंसिडरेशन। तो इसलिए बोलता है परचेज प्राइस निकालते समय रिफर नोट नंबर 1 एंड 2, दोनों नोट रिफर करना प्लीज, ठीक है। तो ठीक है हमने रिफर तो कर लिया सर, नोट 1 भी रिफर कर लिया, नोट 2 भी रिफर कर लिया, वेरी गुड। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं आप लोग के साथ, कैन आई प्रोसीड फर्दर, यस। अच्छा मैं एक और चीज बोलूंगा, जैसे अपन ने यस्टरडे डिसाइड किया था, अगर कुछ भी ऐसी क्वेरी रह जाती है ना, तो मैं अपने चैप्टर के फ्लो के बीच में अगर नहीं टेकअप कर रहा हूं तो समझ लेना आप उसको लास्ट में पूछ सकते हो, ठीक है, दैट इज अ बेटर वे ना, क्योंकि मेरा फ्लो टूट जाएगा, फिर अपन पढ़ नहीं पाएंगे ना, आगे आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, इसलिए। चलो अब था अगर आपने परचेज किया, ये बात तो हो गया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने असेट को क्या किया है, अगर आपने असेट को सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया, फिर सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया मतलब खुद बना रहे बैठ के, खुद मैन्युफैक्चर कर रहे असेट को, तो बोलता है यूज द सेम प्रिंसिपल्स एज दैट ऑफ परचेज असेट। तो जो अपन ने परचेज के लिए डिस्कस किया ना, सेम चीज एप्लीकेबल होगी सेल्फ कंस्ट्रक्ट के लिए, बस फर्क इतना रहेगा वहां परचेज प्राइस नहीं आएगी, वहां जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो आ जाएगा।
बाकी सब कुछ सेम है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस, वो सब सेम है, ठीक है। तो सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो यूज द सेम प्रिंसिपल्स एज दैट ऑफ परचेज असेट। हाँ, इसमें एक और चीज आ सकती है, जब भी जो जिसकी मैंने बात की, बोरिंग कॉस्ट, उसका रिस्पेक्टिव इंडेक्स है इंडेक्स 23, ठीक है, वो मैं रिस्पेक्टिव इंडेक्स में बात कर लूंगा। तो सेल्फ कंस्ट्रक्ट वाले केस में बोरिंग कॉस्ट भी आ सकता है। वो अपन ने इंडेक्स 23 पढ़ा है अब तक नहीं, तो वो अपन इंडेक्स 23 पढ़ेंगे तो समझ जाएगा अपने को, अभी छोड़ दो। ये था अगर आपने एसेट क्या किया, सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है तो। सब लोग को यहां तक क्लियर है क्या मेरे हीरो लोग? पक्का यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट इज असेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब समझता है तुम लोग को? बार्टर सिस्टम, बार्टर, एक हाथ दे एक हाथ ले, अरे एक हाथ दे एक हाथ ले मतलब एक असेट दो एक असेट लो, है ना। तो आ जाओ, एक्सचेंज को लेकर अपन नोटबुक में एग्जांपल लिखेंगे। तो किधर है मेरा एक्सचेंज वाला कंसेप्ट, ये रहा। तो इधर लिखोगे नोटबुक में एग्जांपल, जहां मैं लिखता हूं ना एनबी, एनबी मतलब नोटबुक में एग्जांपल। ये मैं पता है क्यों करवा रहा हूं मार्किंग ऐसा, आपको बाद में समझेगा, उसका रेलेवेंस आपको जब रिवाइज करोगे तो मालूम पड़ेगा। आ जाओ फटाफट से आ जाओ, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे इसको, बहुत सिंपल है। एक्सचेंज ऑफ असेट्स, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, कंपनी है एके लिमिटेड, ठीक है। बड़ा काफी फैला हुआ बिजनेस है ना, काफी फैला हुआ बिजनेस है इसका एके लिमिटेड का। अब सुनना, इसने क्या किया, इसने किया एक्वायर किया, एक्वायर किया। एक्वायर मतलब समझता है इनकमिंग असेट, इसके लिए इनकमिंग असेट है आईफोन, ठीक है। आईफोन 14 ले लेते हैं, चलो सपने में ही सही आईफोन तो ले ले भाई, रियल में तो वन प्लस से गुजारा कर लेते, सपने में तो आईफोन ले लेते, चलो। तो आईफोन मैंने एक्वायर किया, बदले में क्या दिया, तो बदले में मैंने दिया, उसको बोलते हैं असेट गिवन अप। उसको क्या बोलते हैं, असेट गिवन अप। गिवन अप मतलब आउटगोइंग असेट बोलते हैं प्यार से इसको, ठीक है। आउटगोइंग असेट में दिया मैंने कैलकुलेटर। आप बोलोगे सर जो आपके साथ ऐसे एक्सचेंज कर रहा है उसका माथा खराब है क्या, आईफोन देके कैलकुलेटर ले रहा है। अरे कैलकुलेटर पता है कैसा है, ये कैलकुलेटर एकदम खास है। इसको तुमसे वैसा, ये स्कैनर है, इधर स्कैनर, तुम इसको क्वेश्चन दिखाओगे ना सीधा आंसर देगा नहीं निकाल के, बिना कैलकुलेशन के। ऐसा क्वेश्चन दिखाया इधर आंसर लिख के आएगा। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो हमको भी चाहिए सर, सुन लो। तो ऐसा एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। आईफोन लिया, कैलकुलेटर दिया। आईफोन का फेयर वैल्यू कितना है बता देता हूं मैं आपको। आईफोन का फेयर वैल्यू इज 1 लाख। और ये जो कैलकुलेटर जो मैं दे रहा हूं, जो मैं कैलकुलेटर दे रहा हूं, इसका फेयर वैल्यू कितना है, इसका फेयर वैल्यू है 90,000। बट जो कैरिंग अमाउंट है, इसका कैरिंग अमाउंट इज 60,000, ठीक है। कैरिंग अमाउंट इज 60,000। अब मैं इसकी एंट्री कैसे मारूंगा, मेरी बात समझने का ट्राई करना, एकदम शांतिपूर्वक ठंडे दिमाग से एंट्री मारना, है ना। यही वाला दिला दो, फिर सुन लो मेरी बात। सुन लो, वेन किसको चाहिए आईफोन व्हेन यू हैव रॉकेट कैलकुलेटर। हाँ वेरी गुड, चलो एमसीक्यू में 30 में से 30 आएंगे, तुम ये कर लो पहले, ठीक है, तुम खेल लो। बताओ बाबा, एमसीक्यू की प्लानिंग कर रहे हैं कि छापूंगा कॉपी करूंगा, ऐसा नहीं कि मेहनत से पास होऊंगा। सुन लो एंट्री क्या आएगी, आपके लिए कौन सा असेट अंदर आ रहा है, विच असेट इज इनकमिंग। मैं बोलू आईफोन इज इनकमिंग असेट, तो आप बोलोगे आईफोन अकाउंट डेबिट। और क्या बाहर जा रहा है, कैलकुलेटर बाहर जा रहा है, तो बोलने का टू कैलकुलेटर, टू कैलकुलेटर अकाउंट। ओके सर, अब है ना एक प्रण ले लो, इस दुनिया में कोई भी चीज बाहर जाएगी, इस दुनिया में कोई भी चीज बाहर जाएगी तो कौन से वैल्यू पे जाएगी, बाहर जाने वाली चीज हमेशा जाएगी बाहर एट कैरिंग अमाउंट, बराबर। तो बाहर क्या जा रहा है, कैलकुलेटर, कैरिंग अमाउंट है ना सर, 60,000। परफेक्ट आंसर, वेरी गुड प्रशांत, निकिता, कृष्णा, प्रतीक। एक अपने पास प्रतीक गांधी नाम का स्टूडेंट भी है, वो पता है स्कैम 1992 वाला हीरो है। चलो, तो बाहर जाएगा कैरिंग अमाउंट पे। अब द क्वेश्चन इज आईफोन को कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, इसको बोलते हैं इनकमिंग असेट। तो इनकमिंग असेट को रिकॉर्ड करने के लिए अपने पास 3 प्रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं अपन, इधर आ जाओ। तो इधर मैं लिखा देता हूं, वी हैव बीन गिवन 3 प्रेफरेंसेस। फर्स्ट प्रेफरेंस इज फेयर वैल्यू ऑफ असेट, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी।
फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब अगर ये अवेलेबल है तो पहले ये यूज करना, उसके बाद आता है सेकंड प्रेफरेंस। अगर पहला वाला अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या यूज करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो तीसरा प्रेफरेंस का यूज करेंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी। ओके, कैश पेड इफ एनी, ध्यान रखना। तो तीन प्रेफरेंस है। ओके, फर्स्ट प्रेफरेंस इज फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी, सेकंड प्रेफरेंस इज फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड, एंड थर्ड प्रेफरेंस इज कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी। अब सबसे पहले देखते हैं अपने पास क्या फर्स्ट प्रेफरेंस है। क्या डू वी हैव द फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, हमने कौन सा असेट दिया है, गिवन अप तो है कैलकुलेटर, क्या हमारे पास इसका फेयर वैल्यू है 90,000 है सर। कैश तो आपने कुछ भी नहीं दिया तो इग्नोर करो, तो इसका फेयर वैल्यू 90,000 है। तो अब जो इनकमिंग असेट है उसके लिए मैं इसकी फेयर वैल्यू यूज करूंगा। जो इनकमिंग असेट है उसके लिए मैं पहला क्या यूज करता हूं, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप। तो इनकमिंग असेट जो आईफोन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए आई विल रिकॉर्ड एट 90,000। अगर ये फेयर वैल्यू नहीं होती तो मैं देता सेकंड प्रेफरेंस, फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड। ये भी नहीं होता तो थर्ड प्रेफरेंस, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप। ऐसा तो आपने आईफोन को रिकॉर्ड किया 90 पे, कैलकुलेटर गया 60 पे, डिफरेंस आएगा, दैट इज द डिफरेंस ऑन एक्सचेंज। प्रॉफिट है आपके लिए, टू प्रॉफिट, एक्सचेंज पे गेन हो गया आपको, और ये रियलाइज्ड गेन है, समझ रहे हो, तो इसलिए जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आप बोल दो प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज। $30,000, सिंपल। प्रणय उसकी बात मैं क्वेश्चन में करूंगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस। ये नोशनल नहीं है, ये रियलाइज प्रॉफिट है भाई, बकायदा कैलकुलेटर बाहर गया ना मेरा। ऐसा मान लो 60,000 का कैलकुलेटर देकर आपने 90,000 का आईफोन ले लिया तो मजा आ गया आपको, प्रॉफिट हो गया, सिंपल। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ऐसा क्यों है, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप को पहला प्रेफरेंस क्यों दिया है, फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड को दूसरा प्रेफरेंस क्यों दिया है ना। आइडियली ये जो प्रेफरेंस है ये आईसीआई के सोल्यूशन में यूज हुआ है। आपको पता है बेयर एक्ट में क्या लिखा है, बेयर एक्ट में ऐसा लिखा है कुछ, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप और एक्वायर्ड विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, ऐसा लिखा है बेयर एक्ट में। लेकिन जब दोनों की फेयर वैल्यू अवेलेबल हो तो आईसीआई ने अपने हर एक क्वेश्चन में गिवन अप को पहला प्रेफरेंस दिया है, गिवन अप को पहला प्रेफरेंस दिया है। तो आईसीआई के सोल्यूशन के हिसाब से मैंने आपको तीन प्रेफरेंस बताया, रियल में बेयर एक्ट में ऐसा है, बेयर एक्ट में रियल में ऐसा बोला है, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप और एक्वायर्ड विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, है ना। आप देख लो इधर, यहां लिखा भी है, मैंने बेयर एक्ट लिख के दिया इधर। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप और एक्वायर्ड विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। अगर ये नहीं है तो फिर सेकंड प्रेफरेंस है, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप। ऐसा सर माइंड रीडर हो क्या आप, कह सकते हो, वेरी गुड। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला, यस सर समझ में आ गया। तो ठीक है, आईसीआई के हिसाब से ये तीन प्रेफरेंस अपने पास है। आईसीआई माई बात तो सही है, आईसीआई ने बोला 2+2 5 तो 2+2 5 चुपचाप लिख कर आना, डोंट क्वेश्चन आईसीआई, है ना। आईसीआई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बीवी की तरह है, कभी क्वेश्चन नहीं करते, तुम समझ रहे हो। हाँ, जैसे मेरी वाइफ कभी कभी क्या करती है, खाना बनाने का होता है ना तो पूछती है आज तेरा क्या खाने का मन है ना। तो मैं बोलता हूं कि आज मेरा सपोज मटर पनीर खाने का मन है, तो बोलते ठीक है आज बैंगन बना देती हूँ, बैंगन बनेगा आज घर पे। तो बीवी ने बोला बैंगन तो बैंगन, खत्म कहानी, बस। समझ सकते हैं सर। काफी लोग बोलेंगे सर हमको रिलेटेबल लगा नहीं, हम तो सिंगल है, वेरी गुड। आगे बढ़ू, आगे बढ़ जाते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं दैट यू विल सॉल्व। ओके आ जाओ, एग्जांपल नंबर 2 AK लिमिटेड। सुन लो, अभी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। असेट एक्वायर्ड इज आईफोन 14। अच्छा कोई बुद्धिमान ये भी बोलेगा सर वो तो पागल ही था, आईफोन जो 1 लाख का है उसके बदले 90,000 का कैलकुलेटर एक्सचेंज कर रहे हैं। अबे वो उसकी मर्जी, वो उसकी मर्जी है भाई, उसको दिख रहा होगा प्रॉफिट उसके अंदर, तुमको क्या है, तुम चुपचाप एक्सचेंज करो ना जो बोला है उसने। हाँ, असेट एक्वायर्ड आईफोन 14 लिया, ठीक है, इसकी फेयर वैल्यू है 1 लाख, और गिवन अप असेट कौन सा है, असेट गिवन अप इज कैलकुलेटर, असेट गिवन अप इज कैलकुलेटर, इसका फेयर वैल्यू था 90, कैरिंग अमाउंट 60। गिवन अप में आपने एक और आइटम दिया है, कैश दिया है,
जिसका फेयर वैल्यू बोलो या कैरिंग अमाउंट बोलो, कैश में तो सेम ही होता है ना दोनों। कैश आपने दिया वर्थ 20,000 का, ठीक है। खुद एंट्री मारोगे, एंट्री तो बड़ा मारना सिंपल है, बराबर आईफोन जो आ रहा है वो आएगा और ये तो बाहर जाएगा, ठीक है। मेरे को चाहिए प्रॉफिट या लॉस ऑन एक्सचेंज कितना आता है आपको, प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है और कितना आता है वो अमाउंट चाहिए मेरे को, ठीक है। खुद से एंट्री मारने का ट्राई करोगे, मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकेंड्स, ओके। यू विल ट्राई, इवन द रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई, टाइम स्टार्ट्स नाउ, डू इट। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूं मन मोजी, करता हूं मैं जो वो तुम भी करो जी, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लक। अरे तुम सॉल्व करो, चलो ट्राई किया सबने। एक संकेत है और एक हर्ष है और एक गौरंग भी है जिन्होंने मुझे करेक्ट आंसर किया है ना। द करेक्ट आंसर इज, वो करके दिखाता हूं ना, बस जिसको भी 10,000 20,000 50,000 ऐसा आंसर आया, रॉन्ग है। द करेक्ट आंसर इज 30,000 है। सर ये कैसे आ गया, सुन लो, एक बेसिक सिली मिस्टेक किया, देखने के बाद तुम खुद ही सर पकड़ोगे अपना। एंट्री क्या आएगी, आप बोलोगे आईफोन अकाउंट डेबिट, है ना, आईफोन 14 अकाउंट डेबिट टू कैलकुलेटर टू कैश बैंक, ठीक है, अकाउंट। अब ये टू कैश बैंक क्यों किया सर आपने, अरे बाबा कैश भी तो बाहर जा रहा है ना, तो वो भी तो बाहर करोगे आप, ये भूल गए रहेंगे कैश बैंक। तो अब जो चीज बाहर जा रही है, कैलकुलेटर बाहर जा रहा है, बाहर जाएगा कैरिंग अमाउंट पे 60,000, कैश भी तो बाहर जा रहा है ना, तुम ये भूल जाते हो, बराबर। ये दो आइटम बाहर जा रहा है, तो ये दोनों बाहर जाने वाला आइटम है ऑलवेज एट कैरिंग अमाउंट। अब बात आती है आईफोन को रिकॉर्ड करने की, पहला प्रेफरेंस क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश पेड, क्या हमारे पास वो अवेलेबल है, लेट्स चेक इट आउट। तो असेट गिवन अप हमारे पास कौन सा है, गिवन अप में हमारे पास है, हमने एक तो दिया है कैलकुलेटर, इसका फेयर वैल्यू 90,000 और प्लस कैश पेड, क्यों बोला है? ये आपको सिर्फ याद रहे इसलिए लिखा है। आइडियली जब मैं कहता हूं ना फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, तो इट इज इंप्लाइड कि कैश भी आएगा, बिकॉज कैश भी दे रहे हो आप, तो ये भी एक असेट गिवन अप की तरह ही तो है। तो आपने यहां दो असेट दिया है, एक कैलकुलेटर फेयर वैल्यू 90, एक कैश फेयर वैल्यू 20, टोटल मिला के 1,10,000। तो आप आईफोन को रिकॉर्ड करोगे किस पे, 1,10,000 पे। चाहिए तो लिख दो कैसे आया, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश पेड, ब्रैकेट में 90,000 प्लस 20,000। अब आपको करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज टू PNL, कितना आता है, 30,000। मजा आ गया सर, परफेक्ट। चलो ये आपका नॉर्मल सेकंड एग्जांपल था, जो मैंने कैश वाला पॉइंट भी आपके लिए क्लियर कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, देखो एग्जांपल से क्लियर होता है, ठीक है, और अपन अच्छे से एग्जांपल लिख लिख के कर रहे हैं सब कुछ डिटेल में। आ जाओ आगे बढ़े, आगे बढ़ो सर। अब मेरे को एक और एग्जांपल लेना है, एक ऐसा एक्सचेंज, कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि एक्सचेंज लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, exchange which lacks commercial substance. Now what is the meaning of this exchange that lacks commercial substance? इसका मतलब क्या है, अब यहां ध्यान देना, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप सेम नेचर का असेट एक्सचेंज करते हो, सपोज मैंने आईफोन 14 दिया ब्लैक कलर का, बदले में लिया आईफोन 14 ब्लू कलर का, है ना, तो आप जब सेम नेचर का असेट एक्सचेंज कर रहे हो, तो उस केस में फिर इनकमिंग असेट को रिकॉर्ड करने के 3 प्रेफरेंस नहीं है आपके पास, ठीक है। तो कितना प्रेफरेंस है देखते हैं अपन। तो ऐसा मान लेते हैं कि हियर देयर इज वन गाय AK, ओके, हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा मानते हैं इसके पास छोटी गाड़ी थी, कार थी इसके पास, उस कार का नाम था फरारी, फरारी की सवारी, ब्लैक कलर की थी इसके पास, ठीक है। ये इसके लिए एसेट गिवन अप है, ये वो ब्लैक कलर की फरारी देगा, इसका कैरिंग अमाउंट कितना था, कैरिंग अमाउंट वाज 1 CR, फेयर वैल्यू वाज 1.2 CR। और दूसरा एक और आदमी है, दूसरा एक और आदमी अपने पास, जिसका नाम ऐसा मान लेते हैं चलो है सौरभ, जिसका नाम है सौरभ। सपोज इसके पास भी कार थी, फरारी ही थी,
लेकिन रेड कलर की थी, ठीक है, रेड कलर की थी। तो आकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गिवन अप है और आकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड बाय ए के, ठीक है। अब जब सेम नेचर का असेट एक्सचेंज हो रहा है ना, सेम नेचर मतलब देखो ना, सेम है, सेम मॉडल, सब कुछ सेम, सिर्फ कलर अलग है ना। तो ऐसे केस में स्टैंडर्ड बोलते हैं वी डोंट हैव मल्टीपल प्रेफरेंसेस, देयर इज ओनली वन प्रेफरेंस। जो भी इनकमिंग असेट है उसको आप रिकॉर्ड करोगे कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी। ऐसा क्यों है वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो जो आकाश कंदोई है, जर्नल एंट्री फॉर आकाश कंदोई, एक क्या एंट्री मारेगा, उसके लिए रेड फरारी अंदर आ रही है तो बोलेगा फरारी रेड अकाउंट डेबिट टू, कौन सी बाहर जा रही है, फरारी ब्लैक वाली, तो बोलेगा फरारी ब्लैक अकाउंट। अच्छा, वैल्यू क्या रहेगा, तो जो बाहर जा रहा है वो तो कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाएगा तो हम बोलेंगे 1 CR, और जो अंदर आ रहा है उसके लिए भी अभी सिर्फ एक ही प्रेफरेंस है बिकॉज असेट सेम नेचर का था, और वो प्रेफरेंस क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप। क्या है कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप, 1 CR ही है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, वाई कैरिंग अमाउंट सर, वाई कैरिंग अमाउंट, एक ही प्रेफरेंस क्यों दिया सर यहां। ऐसा मान लो जब आप सेम नेचर का असेट एक्सचेंज कर रहे हो ना, व्हेन यू आर एक्सचेंजिंग द असेट विच आर ऑफ सेम नेचर, स्टैंडर्ड वांट्स यू टू अवॉइड एनी प्रॉफिट बुकिंग। स्टैंडर्ड वांट्स टू अवॉइड एनी प्रॉफिट बुकिंग, वो चाहता है क्योंकि प्रॉफिट ना बुको एक्सचेंज में। क्यों, जब तुम सेम नेचर का आइटम एक्सचेंज कर रहे हो तो काय का प्रॉफिट। हाँ, तुम आईफोन देके कैलकुलेटर ले रहे हो समझ में आता है ना, तुम कुछ आइटम देके नया असेट ले रहे हो समझ में आता है। जब सेम नेचर का असेट है तो काय का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बुकिंग अवॉइड करने के लिए इनकमिंग असेट को आप आउटगोइंग वाले पे रिकॉर्ड करोगे, समझे। तो ये लिखा देता हूं, लिखो इधर, वाई कैरिंग अमाउंट, बिकॉज they want us to avoid booking any profit they want us to avoid booking any profit on exchange, simple। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, हो गया एक्सचेंज वाला कंसेप्ट भी हो गया, मजा आ गया सर, फील ही आ गई एकदम। क्या मैं आगे बढ़ू गाइस आप लोग के साथ, बढ़ो ना सर आगे, काहे नहीं बढ़ते हो, बढ़ो। तो ये था नोट नंबर 1 ऑन एक्सचेंज ऑफ असेट्स, डन एंड डस्टेड, आगे बढ़ो सर। तो अब देखो, सुनो मेरी बात, अगर आपने असेट को परचेज किया है, अगर आपने देखो ये जो मैंने बात बोली ना आपको, सेम नेचर का असेट, ये मेरे लिए बोलना बड़ा आसान है, रियल लाइफ में प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। काफी लोग डिफरेंसेस निकाल पाएंगे ना कि भले ही दोनों सेम नेचर है लेकिन शायद ये नया वाला होगा पुराना वाला होगा, जो भी है वो रियल लाइफ की प्रॉब्लम रियल लाइफ में सॉल्व करना, क्वेश्चन में आपको इस तरीके से करना है, सिंपल। अब सुन लो, अपन क्या पढ़ रहे हैं पहले, अच्छा कौन सा इंडेक्स पढ़ रहे थे अपन, नंबर क्या है इंडेक्स का, इंडेक्स तो याद है ना, इंडेक्स 16 पढ़ रहे, पीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। अब इसमें मेजरमेंट पढ़ रहे थे, इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे, तो परचेज हो गया, सेल्फ कंस्ट्रक्ट हो गया, एक्सचेंज वाला हो गया। चौथा क्या है, अगर आपको असेट मिला है गवर्नमेंट ग्रांट में, फिर है ना, मतलब खैरात में मिला असेट, फिर तो उसकी बात हम इंडेक्स 20 में करेंगे, यहां नहीं करने की जरूरत, इंडेक्स 20 में करेंगे, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं, इनिशियल मेजरमेंट हो गया, इनिशियल के बाद क्या है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ठीक है। इनिशियल के बाद है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंटली मेजर करने के लिए मेरे पास दो मॉडल है, दो मॉडल है, ये शायद मैंने आपको कल भी येस्टरडे भी डिस्कस करवाया था, याद है, लैंड वाला एग्जांपल, लैंड में दो मॉडल थे अपने पास, है ना, कॉस्ट या फेयर वैल्यू। तो वो जो कॉस्ट या फेयर वैल्यू है वो ऑप्शन अपने को ईयर एंड से मिलना शुरू होता है। फर्स्ट डे पे आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो, ईयर एंड से ऑप्शन मिलता है कि ईयर एंड पे अब दो मॉडल है, या तो कॉस्ट मॉडल या फिर रीवैल्यूएशन मॉडल, आप जो चाहो फॉलो कर लो, मर्जी आपकी है, ओके। या तो कॉस्ट पे रखोगे या फिर रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करोगे। सर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, समझाने का ट्राई करता हूं, इधर ही बाजू में एग्जांपल लिख रहा था कॉस्ट मॉडल का, ठीक है। सपोज आपने पीपी को एक्वायर किया एट अ कॉस्ट ऑफ, पीपी की बात करो, ठीक है, एट अ कॉस्ट ऑफ 10 lakhs, जिसकी लाइफ थी 10 years, ठीक है। अब आपने एक साल यूज किया, तो आप बोलोगे एक साल यूज करोगे तो लेस क्या करोगे, 1 year का डेप्रीसिएशन लेस करोगे। बताओ कितना आएगा 1 year का डेप्रीसिएशन,
तो बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन बोल दिया ना मैंने, 10 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर्स तो आएगा 1 लाख। तो कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा आपका एट द एंड ऑफ ईयर 1? एट द एंड ऑफ ईयर 1 कैरिंग अमाउंट विल बी 9 lakhs। बस इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं कॉस्ट पे रखना, कॉस्ट पे रखना, ठीक है। यस, अब अपन आ जाते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर। रीवैल्यूएशन मॉडल में अपन किस तरीके से रखते हैं, बराबर कंपनी की मर्जी है, कंपनी जो चाहे फॉलो कर सकता है, बट ऑफ कोर्स आगे अपन बात करेंगे यूनिफॉर्मिटी को लेकर। रीवैल्यूएशन मॉडल, अब इसमें क्या होता है, रीवैल्यूएशन का मतलब होता है फेयर वैल्यू पे रखना, ठीक है। आपको तो लिख दो, फेयर वैल्यू मॉडल भी कहते हैं इसको। यहां अपन रखते हैं फेयर वैल्यू पे, बट कैसे रखते हैं, फेयर वैल्यू ईयर एंड से निकालना शुरू करते हैं अपन। तो सपोज आपने सेम चीज, ये सेम असेट आपने एक्वायर किया था एट अ कॉस्ट ऑफ 10 lakhs, लाइफ वॉज 10 years, तो अपन सबसे पहले 1 साल यूज करेंगे तो वी विल चार्ज डेप्रिशिएशन फॉर 1 year, बराबर। तो 1 lakhs चार्ज करोगे तो कैरिंग अमाउंट कितना बचेगा एट द एंड ऑफ ईयर 1? 9 lakhs बचेगा। अब इसी दिन पे आपको देंगे फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 1, तो सपोज फेयर वैल्यू आपको दिया 12 lakhs। तो रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर सोच समझ के बताओ मैं कौन से वैल्यू पे रखूंगा, मैं 9 lakhs पे रखूंगा या मैं 12 lakhs पे रखूंगा? वेरी गुड आंसर सर, रीवैल्यूएशन मॉडल है ना तो 12 lakhs पे रखोगे आप, वेरी गुड। लेकिन मुझे असेट को 9 लाख से 12 lakhs पे लेके जाना पड़ेगा ना, तो मुझे गेन बुक करना पड़ेगा, उसको मैं प्यार से कहता हूं रीवैल्यूएशन गेन। क्या कहता हूं मैं प्यार से इसको, रीवैल्यूएशन गेन। 3 lakhs याद है कहां जाएगा ये गेन, गेन कहां जाएगा, पढ़ा था ना अपन ने, कहां जाएगा, रहा नहीं जाता सर, ओसीआई में जाएगा। कहां जाएगा ये गेन, ओसीआई में जाएगा, 3 lakhs, ठीक है। तो गेन की एंट्री किसी को मारना सीखना, तो अपन ने कल मारी भी थी स्टडी, अगर आपको याद रहेगा तो। आपकी एंट्री ऐसे रहेगी, पीपी टू रीवैल्यूएशन गेन 3 lakhs 3 lakhs, बराबर, ठीक है। और ये गेन जाएगा आपका ओसीआई के अंदर, उसकी एंट्री मार के दिखा रहा और कुछ नहीं। अब जैसे ही आपने ये गेन बुक किया ना, मुझे आप बताओगे आपका नया वाला कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा। पहले आपका कैरिंग अमाउंट दिख रहा था 9 lakhs पे, अब इसी दिन पे आपने असेट की वैल्यू 3 lakhs से बढ़ाई है, इसी दिन पे आपने असेट की वैल्यू 3 lakhs से बढ़ाई है, तो वो 12 lakhs हो जाएगा ना बाबा। हाँ, तो मेरा रिवाइज्ड, उसको मैं बोलता हूं रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एट दी एंड ऑफ ईयर 1 विल बी 12 lakhs। अच्छा एक और बात सिखाओ, वेरी गुड आंसर तेजल, लखन, सूरज, अनुष्का, वेरी गुड मानसी, वेरी गुड तुषार, सही है, वेरी गुड संकेत। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक और बात सिखाओ आपको, वेरी गुड हरीश, लक्ष्मी, वेरी गुड महिमा, सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आपकी कैरिंग अमाउंट चेंज हुई, अब जब आप निकालोगे नेक्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन, 1 लाख नहीं आएगा वो, क्यों, 1 लाख का डेप्रीसिएशन इसके हिसाब से था जब कॉस्ट 10 थी और लाइफ 10 थी। अब जब कैरिंग अमाउंट चेंज होती है ना, तो योर डेप्रीसिएशन ऑल्सो चेंजेस प्रोस्पेक्टिवली, मतलब आने वाले सालों का डेप्रीसिएशन चेंज होएगा। अब वो कितना होएगा, तो कैसे करोगे, 1 साल के बाद आपकी लाइफ कितनी बची है, व्हाट इज योर रिमेनिंग लाइफ, डोंट से 10 years, 1 साल तो बीत चुका है ना, रिमेनिंग लाइफ इज 9 years। तो अब आने वाले सालों का डेप्रीसिएशन, जैसे मैं बोलूं अगर डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 2 विल बी हाउ मच, तो आपका ईयर 2 का डेप्रीसिएशन होगा 12 lakhs डिवाइड बाय 9 years, तो कितना आएगा, वेरी गुड आंसर शुभम, इट इज 1.33। कैसे आया सर मुझे ये, मैं बोलूं 12 lakhs डिवाइड बाय 9 years, ऐसे। इसके बारे में, इस कैलकुलेशन के बारे में बहुत आगे अपन बात करेंगे बार बार, ये सब बेसिक चीज आपको मैंने बताई, ठीक है, ऐसे बेसिक चीज आपको मैंने बताई, ओके। तो ये मैंने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात शुरू की आपसे। एक आता है कॉस्ट मॉडल, एक आता है रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट पे अपन क्या करते हैं, जिस वैल्यू पे खरीदा लेस डेप्रिसिएशन, इसी वैल्यू पे रखते हैं। रीवैल्यूएशन में क्या करते हैं, पहले कॉस्ट पे खरीदा, डेप्रिशिएट किया, ईयर एंड पे आ गए। ईयर एंड से आप फॉलो कर सकते हो फेयर वैल्यू मॉडल। तो ईयर एंड पे कैरिंग अमाउंट ये थी, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू ये था, तो मुझे फेयर वैल्यू पे लाना है, तो एसेट की वैल्यू करी इंक्रीज। जैसे एसेट की वैल्यू इंक्रीज करोगे, कैरिंग अमाउंट अब 9 नहीं 12 हो जाएगा, तो अब आने वाले सालों का डेप्रिसिएशन चेंज होएगा, तो इट विल बी द न्यू कैरिंग अमाउंट डिवाइड बाय द रिमेनिंग लाइफ, ऐसा सिंपल। क्लियर वाला पार्ट, तो ये था आपका रीवैल्यूएशन मॉडल। अब कॉस्ट मॉडल तो बड़ा सिंपल है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मेन आता है रीवैल्यूएशन मॉडल। अब इसके अंदर भी बहुत सारी बातें अपने पास करने को, देखो कितने पॉइंटर्स है, 1 2 3 4 5, मेरे भैया की शादी में जलूल जलूल आना, ऐसे 5 पॉइंट है अपने पास, है ना। तो हम क्या करें, अब एक छोटा सा ब्रेक ले ले,
फिर करें ब्रेक के बाद, मेरे ख्याल से एक ब्रेक तो बनता है बॉस, तो है ना, अपन छोटा सा ले लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद करते हैं रिज्यूम। व्हाट से गाइस? यस, चलो। सो ब्रेक के बाद अपन ये री वैल्यूएशन मॉडल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है हीरो लोग? ओके सर, चलो सी यू आफ्टर द ब्रेक गाइस, बाय बाय।